हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है, चुंबकत्व जो चैप्टर है, वो हम लोगों ने स्टार्ट करा है और उसमें टोटल जो है 5 पार्ट्स, आज मिला करके टोटल 5 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। आज चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। मगर इसके पहले जो 4 पार्ट्स जो आए हैं मेरे, उन 4 पार्ट्स में मैंने आपको जो मैग्नेट या मैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके इस चैप्टर में, सभी टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करने का अपना भरपूर प्रयास किया है, जिनमें कि हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझाया है। उसके बाद फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, 20-25 हर पार्ट में कराए हैं। आज जो है आज आप लोग का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जितने भी कंसेप्ट थे लगभग सभी कंसेप्ट आपको बता दिया है मैग्नेटिज्म का। ओके, तो अभी हम लोग जो है इसमें जो क्वेश्चंस, जो और कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं, उस क्वेश्चंस को आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपके जो है रिपीट किए हुए सब क्वेश्चंस, एक तरह समझिए कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आरआरबी, लाइक आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम होता है, लोको पायलट का, या फिर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, या इसरो, एनटीपीसी, भेल, गेल, ओएनजीसी, आईटीआई, एनसीवीटी का जो एग्जामिनेशंस जो होता है, सीवीटी एग्ज़ाम जो होता है, उन सभी के क्वेश्चंस जो है समझिए एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। तो आपको बस क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट भी करते जाइएगा साथ ही साथ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन है और इसके पहले भी करीब करीब जो है 80 क्वेश्चन, टोटल मेरे 4 पार्ट जो पहले के हैं उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा है। उन पार्ट्स को भी आप वीडियो सीरीज जो इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 है, इन चीज़ों को भी आप जाके देखिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो आपका फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर भी जो है टोटल 4-5 पार्ट्स हैं, उनको भी जाके आप देखिए। आपके जितने भी कंसेप्ट हैं, डाउट्स हैं, सभी क्लियर होंगे। आप पूरे वीडियो को देखिए। आपके जितने जैसे इलेक्ट्रिकल का मैं बात करूं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी करीब करीब 100+ क्वेश्चंस मैं कराया हूं, 120 क्वेश्चन प्लस कराया हूं। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या इससे बाहर क्या आएगा। आखिर लगभग जितने क्वेश्चंस बन पाएंगे सभी क्वेश्चंस मैंने लगभग ले लिए हैं। अब इसके अलावे रेयरली क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठते हैं, आपको 100% यही सब क्वेश्चन से भेंट होगा, मुलाकात होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 पे। और हमारा टॉपिक जो है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या मैग्नेटिज्म जो है, हम लोग इसको कहते हैं। तो इस पे हम लोग आज टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे ढंग से, अच्छे से। सभी लोग, आप लोग को, जितने लोग अभी देख रहे हैं लाइव मेरे इस वीडियो को, ठीक है, वो लोग को बस ये करना है कि मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको बस आंसर जो है, सही जो आंसर, क्योंकि आप लोगों ने 4 पार्ट ऑलरेडी कर रखा है, वीडियो आपने देखा है, तो आपको सारा थ्योरीज आप लोग को अच्छे से आ चुका है। तो अभी आप लोग को जो है उस पर क्या करना है कि क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ऑप्शंस भी पढ़ूंगा, आपको ऑप्शन बताना है विद क्वेश्चन नंबर। जैसे मान लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन मैं बताया, ठीक है, 81 क्वेश्चन मैंने पढ़ा, तो उसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो आपको टाइप करना है। ओके, बस इतना, ताकि क्लास जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, ढंग का लगेगा। ठीक है, आप लोग भी बैठे नहीं रहिएगा और अपना दिमाग चलाते रहिएगा। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैग्नेटिज्म में बनते हैं और बराबर जो पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 इसलिए क्योंकि 80 क्वेश्चन तक जो है पिछले के 4 पार्ट में, मैग्नेटिज्म के जो 4 पार्ट जो पहले कराए हैं उसमें 80 क्वेश्चंस कराया जा चुका है। आज 40 लगभग क्वेश्चन रहेगा, तो कुल मिलाकर के ये जो है हमारा 120 क्वेश्चन का पूरा एक सेट हो जाएगा 5 पार्ट में मैग्नेटिज्म का। तो ये एक अच्छा सा एक पैकेज है एक तरह से आप लोग के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए। महज 5 पार्ट को 5 घंटा बेसिकली लगभग लगेगा आप लोग को, अब पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब इससे और रेडीमेड चीज़ आप लोग को और क्या मिल सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विद्युत धारी, जिसको कि कैपेसिटर भी कहा जाता है, कि विद्युत धारिता मतलब कैपेसिटेंस निम्न में से किसके अनुपातिक होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल, मतलब कि यदि क्या चीज़ आप उसका बढ़ाइएगा तो
कैपेसिटी जो है कैपेसिटर का बढ़ जाएगा, या कैपेसिटर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट को या ऐसा कौन से पार्ट्स को आप छोटा कीजिएगा तो आपका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। कैपेसिटी मतलब जैसे बैटरी जो होता है, बैटरी का क्या होता है कैपेसिटी, होता है आपका AH में हम लोग करते हैं, ठीक है, एम्पियर आवर। तो उसी तरह से कैपेसिटी कितना देर, जैसे मान लिया जाए मेरे घर में यदि 2 ट्यूब है और 2 पंखे हैं, अब उसको एक जो बैटरी है वो कितना उसका कैपेसिटी है, उसको कितना देर तक रन कर पाएगा, वही कैपेसिटी होता है। उसी तरह से कैपेसिटर का भी सेम लगभग इस तरह से होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी उसका कितना, चार्ज कितना स्टोर कर पाएगा, ओके, कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्लेट के पदार्थ पर। अब देखिए कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट होता है ना, तो पैरेलल प्लेट्स में चार्ज क्या होते हैं, दोनों साइड स्टोर होते हैं, ठीक है, चार्ज स्टोर होते रहते हैं। अब बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाता है। कैपेसिटर का बेसिक तो वही है, प्रीवियस क्लास में आप बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जाकर देखिएगा, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हूँ विद फार्मूला, सब कुछ दिस एंड दैट बहुत कुछ किया हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कैपेसिटी बताना है कि किस पर वो डिपेंड करेगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन है प्लेट के क्षेत्रफल, ठीक है, प्लेट के क्षेत्रफल का, उसके बाद प्लेट के आर पार वोल्टेज का, और ऑप्शन नंबर डी है प्लेट की ध्रुवता, मतलब कि प्लेट के पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, प्लस माइनस पे डिपेंड। सभी को इसका आंसर बताइए, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो सभी को आंसर बताइए। चलिए 5 सेकंड का वक्त है। बताइए सभी को आंसर बताइए। तो आइए हम लोग इसका आप सही आंसर करते हैं। देखिए जो पैरेलल प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट का यदि आप क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से पैरेलल प्लेट है मेरा, यदि उसका आप क्षेत्रफल बड़ा कर दीजिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा वहाँ चार्ज स्टोर करेगा, है ना। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्लेट के क्षेत्रफल पर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक बात आपको और बता देता हूँ, यदि पैरेलल प्लेट का यदि डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो कैपेसिटी हो जाएगा क्या, ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा, कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। यदि दूर आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ है, ये भी क्वेश्चन आपको दे देगा कि यदि दूरी यदि बढ़ा दिया जाए कैपेसिटर का तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटी कैपेसिटर का बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्स हो जाता है। ये तो था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से, जब आप क्षेत्रफल बढ़ाइएगा प्लेट का तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा, तो जब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि एक बढ़ाने से दूसरा घट जाता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि डिस्टेंस बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी उसका घट जाएगा, तो एक बढ़ा दूसरा घटा, इस वजह से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस केस में क्या चल जाता कि घट जाएगा, ठीक, दूरी बढ़ा दिए तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 सभी का क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 की बात करते हैं। देखिए डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, आपसे अब डायमैग्नेटिक पदार्थ के बारे में पूछा गया, तो आप याद कीजिए पार्ट नंबर जो 4 जो मैं कल पढ़ाया था उसमें ये पूरा आपको बताया था कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है आपका क्या होता है, पारामैग्नेटिक, ठीक है, दूसरा डायामैग्नेटिक, या फिर पहले डायामैग्नेटिक हम लोग कहेंगे, उसके बाद पारामैग्नेटिक, देन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक। तो अभी डायामैग्नेटिक का आपसे उदाहरण पूछा गया है, तो बताइए सभी कोई डायामैग्नेटिक का क्या आंसर हो जाएगा। सभी कोई बताइए इसका आंसर, 5 सेकंड का वक्त है। हाँ तो सभी कोई आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मिथ हो जाएगा। अब देखिए डायामैग्नेटिक किस सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसको कि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि ले जाइएगा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा ना ही उसको रिपेल करेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे नमक हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सब क्या है, सभी डायामैग्नेटिक। इसका एक और पॉइंट है कि यदि परमिएबिलिटी आपसे पूछ दिया जाए कि इसका परमिएबिलिटी क्या होता है डायामैग्नेटिक का, तो क्या होता है 1 से कम होता है, लेस देन
1 होता है। ओके, 1 से कम होता है इसका परमिएबिलिटी। बात करें यदि पैरामैग्नेटिक का, तो पैरामैग्नेटिक का जो होता है वैल्यू, उसमें कहिए कि वो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब थोड़ा बहुत उसमें वो अट्रैक्ट होता है यदि मैग्नेटिक फील्ड में उसको ले जाइएगा तो। ओके, जैसे ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसका यदि बात करें कि परमिएबिलिटी का, तो परमिएबिलिटी उसका जो है 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 से बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो थर्ड पॉइंट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की यदि बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, ठीक है, ये सब, तो इन सब ये सब का जो है परमिएबिलिटी जो होता है बहुत ही हाई होता है, लगभग 1000 तक होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको, उसमें एकदम इजीली अट्रैक्ट होगा, पूरा चुंबक का भयानक सा उसमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो भी होगा, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें होता है। तो यही है आपका मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें कि 3 पार्ट आपको पढ़ना होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो आशा करता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। डायामैग्नेटिक से सुखा था, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन है 83। ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इन सब का बस याद रखना है कि जैसे कि फ्लक्स घनत्व, ठीक है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी जिसको कि बी से डिनोट किया जाता है, उसका इकाई पूछ दिया गया है। ओके, 83 का सभी कोई आंसर कीजिए। फ्लक्स डेंसिटी का इकाई क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इसका क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा चालकता के विद्युतीय शब्द के समान चुंबकीय शब्द है? चालकता, कंडक्टिविटी। हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या पढ़ते हैं? चालकता को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, हाँ या ना? ओके, और चुंबकीय क्षेत्र में वो किसके समान है? एकदम कल का क्वेश्चन है, कल पढ़ा है इन चीज़ों को, सभी को एकदम क्लियर किया हूँ मैं। बताइए इसको किसके समान बोला जाता है? जैसे कि फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स को करंट के समान बोला जाता है, हाँ या ना? क्या हो गया? फ्लक्स को करंट के समान बोला जाता है, आई के समान बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि चालकता का आपसे पूछा गया है। कल क्वेश्चन भी हालांकि ये वाला क्वेश्चन आया था। आंसर बताइए इसका। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व। ओके, क्या होगा? अस्थायित्व, इसका आंसर हो जाएगा 84 का आंसर डी, अस्थायित्व। आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 का आता है, पारगम्यता की इकाई पूछी गई है। ओके, पारगम्यता की इकाई आपसे पूछी गई। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपसे क्वेश्चन जो है एक यूनिट का क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है, मतलब आपसे इकाई पूछ दिया जाएगा। इस समझिए एक क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है, तो जितना भी है क्वेश्चन इकाई वाला सबका आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए इकाई। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि पारगम्यता की इकाई पूछा गया है आपसे, इसका आंसर बताइए क्या होगा? पारगम्यता। चलिए सभी कोई कमेंट कीजिए, सभी कोई कमेंट कीजिए, बैठे मत रहिए। देखिए इसका जो आंसर है, पारगम्यता का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 86 की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है आपसे। मैग्नेटिक फील्ड का यदि आप H निकालिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं यदि, मैग्नेटिक फील्ड B होता है, इसका यदि हम जो है क्षेत्र तीव्रता मतलब फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र को फ्लक्स से ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, फाई। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 86 का? सभी कोई आंसर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। क्यों? H इक्वल टू क्या होगा? MMF बाय लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर। ओके, MMF क्या हुआ हमारा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स।
जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ईएमएफ होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर, जो कॉइल का जो लेंथ होगा किस में लीजिएगा, मीटर में लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि क्षेत्र तीव्रता पूछ दिया जाए, एमएमएफ का वैल्यू दे दे और लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है मीटर में गिवन रहा है, तो क्या कीजिएगा, एमएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉइल कर देना है। इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर हो गया इसका बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अविलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजर रही हो, उसे क्या कहते हैं। ओके, काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो कि चुंबकीय अक्ष के अविलंब, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के कहाँ से अविलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजर रही हो, उसे क्या कहते हैं, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय रेखा कहा जाता है, चुंबकीय इक्वेटर कहा जाता है, या फिर चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका 87 का। देखिए चुंबक के अक्ष एकदम बीचों बीच जो निकलेगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच जो रेखा निकलता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं हम लोग चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। ओके, क्या कहते हैं, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, 87 का हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए ये सभी चीज़ें जो है ना आपको हमें अच्छे से पढ़ाया हूँ अपने प्रीवियस सब क्लास में, तो वीडियो जरूर देखिए उन चीज़ों को। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सा नियम उपयुक्त है। अब यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स का दिशा दिखाना है, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का यदि आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा नियम लगाइएगा। फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का नियम, उसके बाद एंड रूल लगाइएगा, या फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का, या फिर कॉर्क का स्क्रू नियम लगाइएगा चुंबकीय फ्लक्स के लिए। बताइए, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं इसका जो हूँ बता चुका हूँ आप लोग को, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताया था। क्या होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉर्क का स्क्रू नियम, जो कि क्या कहता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग अंगूठा के दिशा में इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर जा रहा है, करंट लेते हुए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा अंगूठा उसको हम मान लेंगे। और जब हमारा फिंगर को जब आप इस तरह से मोड़िएगा, ओके, इस तरह फिंगर से जब मोड़िएगा तो जो जिस दिशा में मुड़ेगा हमारा फिंगर, वही दिशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये आपका हो गया आपका हस्त नियम, ठीक है, राइट हैंड रूल होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे ऑप्शन में जो है ये नहीं देकर के कॉर्क का स्क्रू नियम बोला गया था। कॉर्क का स्क्रू नियम भी यही चीज़ है। ओके, कॉर्क का स्क्रू नियम क्या होता है, देखिए एक स्क्रू जो होता है, वुडन स्क्रू जो लकड़ी गोले में कसा जाता है, ठीक है, तो जब आप उसको कसिएगा तो क्या होगा, स्क्रू आपका नीचे जाएगा। दैट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट लेते हुए कोई करंट यदि नीचे जा रही है तो जिस दिशा में आप स्क्रू को कस रहे हैं, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। यदि हम इस तरह से नीचे स्क्रू को कसेंगे, मतलब करंट बाहर नीचे दी जा रहा है, तो उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। ओके, यही कहता है कॉर्क का स्क्रू नियम। तो कॉर्क का स्क्रू नियम क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा को बताता है। बात आ रही समझ में। चलिए यदि बात करें कि फ्लेमिंग्स का दाहिने हाथ का नियम, तो दाहिने हाथ जो राइट हैंड होता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये किया जाता है जनरेटर के केस के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, जनरेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम लोग बाएं हाथ का नियम बोलेंगे तो ये किया जाता है मोटर के केस में, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड नियम पता किया जाता है। लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या दिखाते हैं, फोर्स का डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाते हैं इससे। और राइट हैंड से क्या दिखाते हैं हम लोग, कि करंट का दिशा को दिखाते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का हम लोग दिशा दिखाते हैं। तो ये पूरा 88 में ये जितने भी ऑप्शंस हैं सभी का आपको एक्सप्लेनेशन में आपको दे दिया ये। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा, डी। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग आगे, निम्न 89 पे। तो निम्न में से
कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय बोला गया है मतलब पारामैग्नेटिक, ओके, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस आपसे पूछा गया है। अनु मतलब पारा, ओके, इंग्लिश में पारा बोला जाता है। तो अभी बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। अब अनुचुंबकीय जो है क्या होता है मैं अभी जस्ट बताया था, ठीक है। डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सभी मैंने आपको बता दिया। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है इसका परमिएबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, जस्ट एक से ज़्यादा होता है, जस्ट एक से जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ओके। इसमें जो गुण होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रति क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा एकदम तीव्रता वाला नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा। चलिए, तो जिसका जितना परमिएबिलिटी होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा जितना होगा वो उसका परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब कि वो मैग्नेट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए इसका सही आंसर बताइए 89 का। सभी को जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए 89 का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो होगा 89 का बेस्ट आंसर होगा हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी 89 का। चलिए 90 नंबर बताइए। क्षेत्र तीव्रता की इकाई पूछी गई है। क्षेत्र तीव्रता मतलब फील्ड इंटेंसिटी की इकाई, ओके। फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एच से। अब एच का जो है आपसे पूछ दिया गया है क्या, इकाई पूछा गया है। सभी कोई बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी अभी इसका मैं फॉर्मूला आप लोग को दिखा रहा था, बता भी रहा था कि फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, एम एम एफ, ओके, एम एम एफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब एल। अब एम एम एफ का जो इकाई होता है, एम एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल का जो फोर्स का जो इकाई होता है वो क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है, या एम एम एफ को हम लोग एन आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्पियर टर्न। क्यों, आई फॉर एम्पियर, आई का यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इसलिए एन आई कहलाएगा ये, ओके। और एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर, ओके। तो एम एम एफ की जगह में क्या बोल देंगे हम लोग, एम्पियर टर्न। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में एम्पियर टर्न और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, एम्पियर टर्न पर मीटर। आया, क्लियर हुआ एकदम। देखिए एक बार मैं फिर से इसको आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग समझिए इसको, बहुत ही शानदार चीज़ है। देखिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या कहा, क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता को हम लोग एच से दिखाते हैं, ओके, एच। अब एच का अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि एच जो होता है वो क्या होता है, एम एम एफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर। इसको हम लोग एल से दिखा दिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर। तो एम एम एफ जो होगा, अब देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल, एम एम एफ जो होता है वो होता है एन इंटू आई, ठीक है, एम्पियर टर्न, या फिर एन आई से इसको हम लोग ये करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई क्या हो गया, करंट हो गया, और एन क्या हो गया, जितना आप लपेटा मारे कॉइल में, ठीक है, लपेटा को कहते हैं, एन कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, कुंडली में जितना आप कॉइल किए, जैसे कॉइल पंखा का कॉइल नहीं देखें कितना उसको राउंडिंग किया जाता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएगा, वो एन हो गया, ओके। और आई क्या हो गया, करंट हो गया। तो एम एम एफ का जो वैल्यू है क्या है, एन इंटू आई, एन आई, या फिर एम्पियर। देखिए आई फॉर एम्पियर, इसका क्या हो जाएगा यूनिट, करंट का एम्पियर होगा यूनिट, और एन जो है क्या है, टर्न है, उसको हम लोग टर्न कहते हैं। एल किस में हो जाएगा, मीटर में होगा। लेंथ जो होता है या दूरी जो होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर, ओके। तो आपको समझ में आया इसका यूनिट। अब यहाँ क्या, एन आई बाय एम। अब एन को हम क्या बोल रहे हैं, टर्न बोल रहे हैं, और आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर, ओके, एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय मीटर, यही तो है हमारा एच, क्षेत्र तीव्रता। ऑप्शन को नंबर कौन सा लगा, ऑप्शन नंबर ए लगा। ऑप्शन नंबर क्या गया, ए गया इसका, 90 का, ओके। तो आपसे यदि एम एम एफ का इकाई पूछ देगा तो आप बता सकते हैं, ओके। आपसे यदि एच का इकाई पूछेगा
तो बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वेबर भी है, वेबर किसकी इकाई होती है, सभी को कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही आसान है। चलिए 91 क्या है, देखिए पेपर कैपेसिटर का उपयोग निम्न के लिए होता है। अब पेपर कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, इस तरह से आपका कैपेसिटर्स होता है, ठीक है। अब पूछा गया इसका उपयोग पूछा गया है, ओके। तो ऑप्शंस देखिए क्या 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 है, उच्च स्थिरता के लिए, ओके, हाई स्टेबिलिटी के लिए, या आरएफ फिल्टर के रूप में किया जाता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर ऑसिलेटर्स में इसका यूज किया जाता है। तो सभी को इसका आंसर बताइए, किन किन चीज़ों के लिए जो है इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा, पेपर कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए। 91 का क्या हो जाएगा, 91 का आपका सी हो जाएगा, ओके। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 92 क्वेश्चन कहता है उस विद्युत धारी की विद्युत धारिता का मान बताइए, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसे 25 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज करने के लिए कितना दिया जा रहा है, उसको वोल्टेज 25 वोल्ट दिया जा रहा है, और चार्ज कितना दिया जा रहा है, 0.5 कूलम दिया जा रहा है। अब पूछ रहा है कि आपको कैपेसिटी पूछा जा रहा है, सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बताइए सभी कोई क्या होता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला जो है इसको बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखिए Q इक्वल टू सी भी होता है, ओके, Q इक्वल टू सी इंटू भी, ठीक है ना, Q इक्वल टू सी इंटू भी। अब यहाँ Q क्या है, चार्ज है, आवेश है, C क्या है, वही कैपेसिटी या फिर विद्युत धारिता है, और V क्या है, विभव है या फिर वोल्टेज है। अब हमसे क्या पूछा गया, कैपेसिटी पूछा गया, ये पूछा गया, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय V होगा कि नहीं होगा, C बराबर Q बाय V होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको Q का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 कूलम दिया हुआ है, हाँ या ना, ओके। अब V का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, एग्री हैं सभी कोई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए सॉल्व कीजिए इसको, इसका जो पॉइंट है इसको उड़ाएंगे, नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/250, ओके। इसको जब आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कटेगा, ओके, यहाँ कितना बन जाएगा, 50, मतलब 1/50। जब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.02, ठीक है, 0.02 कैपेसिटी को हम लोग फैरेड में दिखाएंगे F से, तो आंसर क्या आया, 0.02 फैरेड, ओके। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन किस तरह से किया हूँ, ओके। तो देख लिए C बराबर Q बाय V इक्वल टू Q का वैल्यू दिया था, V का वैल्यू दिया हुआ था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर आपका कितना आ गया, 0.02 फैरेड। कौन सा ऑप्शन गया, तो 92 का कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए, 92 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर क्या लग गया, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में। तो चलिए क्वेश्चन को मैं अब जूम कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिए, यही था क्वेश्चन हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन 93 की ओर। कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। अब डायामैग्नेटिक हिसाब से पूछा गया, सेम अभी थोड़ा देर पहले डायामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन आया था जिसका परमिबिलिटी क्या था, 1 से कम था, है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसका आंसर सभी कोई बताइए कौन सा हो जाएगा, 93 का आंसर, सटीक आंसर बताइए। देखिए जो नॉन मेटल्स जितने भी होंगे सभी आ जाएंगे किस में, डायामैग्नेटिक में आ जाएंगे, नॉन मेटल, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे ग्लास है, या वुड दे देता, या पेपर दे देता, ये सब क्या हो जाएगा, सब ग्लास। जो चुंबक में नहीं चिपकेगा बस वही डायामैग्नेटिक, ख़त्म। और इससे कुछ और इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा क्या आप लोग को, बस इतना ही है, एकदम एकदम लेमैन स्टाइल में समझिए, तो बस यही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, अब तो बता पाइएगा आप लोग, सभी को कमेंट कीजिए सभी कोई, बैठे मत रहिए। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, ग्लास। ग्लास तो कभी भी मैग्नेट से चिपकेगा नहीं, चिपकेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, सी होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कहता है,
टेस्ला की एसआई इकाई पूछी गई है, टेस्ला की। ओके, बताइए टेस्ला की एसआई इकाई क्या होती है? सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हाँ, तो बताइए सभी को इसका आंसर बताइए। टेस्ला, टेस्ला का नाम कितने लोगों ने सुना है? टेस्ला एक कार निर्माता कंपनी भी है टेस्ला। इसके बारे में आप लोग को, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत बच्चे को नहीं भी पता होगा। टेस्ला एक जो है आपका विद्युत कार, इलेक्ट्रिकल कार की एक कंपनी है, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और इसके जो मालिक हैं, उनका जो मतलब कहें तो फाउंडर कहें तो कौन है? एलन मस्क। तो फाउंडर इसके हो गए एलन मस्क। ओके, और मतलब ये इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं, बिलियनियर कहिए इनको, ठीक है, कि बस एक ट्वीट करते हैं तो समझिए जो आपका सेंसेक्स है उसमें पूरा भूचाल आ जाता है। मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी इधर जो है कर्नाटक में ही अपना एक सेटअप करने वाले हैं। और एलन मस्क जो है टेस्ला के कौन है? फाउंडर हैं। ओके, तो ये सब थोड़ी जानकारी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार से जुड़ा हुआ चीज़ है और हम पढ़ा भी रहे हैं इलेक्ट्रिकल का। अब नाम भी उन्होंने जो सोचा होगा, इन्हीं चीज़ों पे सोच करके अपना कंपनी का नाम टेस्ला इस टाइप से रखा है। तो खैर, ये थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें थी, तो ये चीज़ें आप लोग को भी पता होना चाहिए। चलिए, अब इसका आंसर, सही आंसर बताइए कि टेस्ला का एसआई इकाई क्या होगा? 94 क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्स घनत्व। ओके, फ्लक्स घनत्व या फिर फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया? फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा किसका? टेस्ला का। टेस्ला जो है इकाई है किसका? फ्लक्स डेंसिटी का। ऑप्शन नंबर क्या गया? ए गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 95 है, चुंबकशीलता की इकाई क्या है? चुंबकशीलता की आपसे इकाई पूछी गई है। एम्पियर टर्न, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न पर वेबर, कोई इकाई नहीं। सभी को आंसर बताइए इसका क्या होगा? चुंबकशीलता जो होता है, ठीक है, तो चुंबकशीलता का क्या होता है? क्या इकाई कुछ होगा या नहीं होगा? तो इसका इकाई जो होता है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, क्या मतलब कोई इकाई होता ही नहीं है, ठीक है, यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है? यूनिटलेस। उधर भी एक क्वेश्चन आया था यूनिटलेस का। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। चुंबकशीलता। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा चुंबकीय पद करंट के विद्युतिक पद के समान है? कौन सा चुंबकीय पद करंट के विद्युतिक पद के समान है? 96 का सभी को बताया। अभी थोड़ा देर पहले मैं एक्सप्लेन किया था, इस चीज़ को बताया भी था कि किसके इक्विवेलेंट होता है। जो आपका करंट जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, वही मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या बन जाता है? आंसर बताइए सभी कोई। वो आपका क्या बनता है? फ्लक्स बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। रिलक्टेंस जो यहाँ पे है, रिलक्टेंस किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में, लेकिन उधर क्या बन जाएगा? वो रेजिस्टिविटी, ठीक है। जिस तरह से वहाँ करंट को रोकता है रेजिस्टेंस, उसी तरह से यहाँ पे जो है रिलक्टेंस जो है मैग्नेटिक सर्किट्स में फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता है, ठीक है। समझ में आया बात? उसी तरह से यदि बात करें परमियंस की, तो जैसे वहाँ कंडक्टेंस था, चालकता था, ठीक है, जो कि अलाउ करता है करंट को पास होने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरह से यहाँ परमियंस जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को पार होने देता है। उसको क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। आया बात समझ में? तो तीनों आपको समझ में आया कि नहीं? अब मान लीजिए एक खाली क्वेश्चन ये दे, अब मान लिया जाए आपसे परमियंस से क्वेश्चन आ जाए, रिलक्टेंस से क्वेश्चन आया, तो आप कर पाइएगा आराम से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ और पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। और फिर भी यदि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन में यदि कमी बुझाती है, तो आप वीडियोस देख लीजिए। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पूरा 4 वीडियोस बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ों को बहुत मतलब विद फिगर और चीज़ों को एकदम क्लियर करने का मैं जो है अपना प्रयास किया हूँ।
अच्छे अच्छे फिगर्स उसमें मैं डाला हूँ और पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन करा हूँ बढ़िया से। तो मैग्नेटिज्म का जो पूरा है ना एकदम पूरा एकदम निचोड़ आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास किया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कौन विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। ओके, कौन विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन है कॉलिंग बेल, ओके, विद्युत आयरन, ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्टिव रिले। अब कौन सा उसका विद्युत चुंबक का एप्लीकेशन नहीं होता है, किस में नहीं होता है, कॉलिंग बेल में होता है या नहीं होता है बताइए, विद्युत आयरन में, ट्रांसफार्मर में, प्रोटेक्टिव रिले में। 97 का एकदम बेस्ट आंसर बताइए, सभी को बताइए एकदम। ये क्वेश्चन करना मतलब एकदम दिल खुश हो जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे उपकरण जैसे कि मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक का, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन ले लिए। आयरन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस्तेमाल होता है क्या, कुछ सर्किट को ट्रिप करने में या सर्किट को चालू करने में या फिर किसी दूसरे कामों के लिए। कहीं पे भी कॉइल का एनर्जाइजिंग ऑफ कॉइल्स का कहीं टर्म्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। मगर ट्रांसफार्मर में यदि बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट आता है। प्रोटेक्टिव रिले जो है, रिले भी जो है मैग्नेटिक सर्किट्स के कारण ऑपरेट करता है। कॉलिंग बेल भी जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल करंट का जो है आपका एप्लीकेशन यूज करता है। उसके बाद फिर मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड बना करके घंटी को टंग 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 करवाता है। जब तक कॉइल में करंट रहेगा तब तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो अट्रैक्ट करेगा, घंटी बजेगी, कॉलिंग बेल। लेकिन विद्युत आयरन में ऐसा कुछ नहीं है, ये हीटिंग इफेक्ट्स पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल के हीटिंग इफेक्ट्स पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या हो जाएगा, विद्युत आयरन का इसका एप्लीकेशन है। आई बात समझ में। और हीटिंग इफेक्ट्स जो है किसके वजह से आ पाता है, सब्सटेंस के किस प्रॉपर्टी के कारण आता है हीटिंग इफेक्ट्स, तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण आता है। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस के कारण। ओके, बात समझ में आया। तो ऑप्शन जो है सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर, या फिर कहिए को एकदम करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, विद्युत आयरन। तो विद्युत आयरन ऑप्शन नंबर बी हो गया। और विद्युत आयरन में कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको कि विद्युत चुंबक जो जिसको हम कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बात समझ में आया। उसमें हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय में आता है, अब बताइए। इसका एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय के बारे में पूछा गया। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिज्म है कि नहीं। तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए मैं अभी सारा कुछ डिटेल्स बता चुका हूँ, अब इस चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर बताइए 98 का सभी कोई। 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यही क्वेश्चन पहले भी था। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन रिपीट हुआ तो अच्छी बात है, आप लोग सभी को आंसर करना चाहिए। 99 क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, किस नियम के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जो भी उत्पन्न विद्युत वाहक बल हुआ, ओके, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसको आप किस उसका जो दिशा है, विद्युत वाहक बल का जो दिशा है उसको किस नियम से आप ज्ञात करते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय फैराडे, या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय फैराडे वो है, या फिर लेंज नियम है, या फिर फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का नियम। तो 99 का सभी कोई आंसर बताइए। विद्युत वाहक बल की दिशा जो है किससे निकाली जाती है। ई का जो फॉर्मूला जो था, ई क्या था, ई इक्वल टू माइनस एन, ठीक है, डी फाई बाय डी टी, यही तो था। क्या था ये किससे आता है ये फॉर्मूला, लेंज लॉ के से आता है। और ई जो होता है, ई क्या होता है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका जो दिशा आता है एक्चुअली नेगेटिव ही क्यों आता है, लेंज लॉ के कारण नेगेटिव होता है कि वो जो भी चीज़ होता है उसको क्या करता है, अपोज करने का कोशिश करता है। फील्ड बन रहा है तो उसको अपोज करेगा लेंज लॉ के तहत।
करंट यदि नीचे जा रहा है तो नीचे जाने का जो कारण है उसको वो अपोज करेगा, यही कहता है लेंज लॉ। सिंपल, ठीक है। तो नेगेटिव जो आया हमारा लेंज लॉ का कारण, और ई का जो फॉर्मूला है लेंज लॉ ही देता है, लेंज लॉ से ही ई का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय लेंज लॉ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ 99 नंबर क्वेश्चन। चलिए 100 क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं, जो कि सेंचुरी लग गया है अभी। चलिए सेंचुरी में देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। उस फेनोमेनस का क्या कहा जाता है जिसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पीछे होता है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है कि उस फेनोमेनन का आपसे नाम पूछा गया है जिसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ओके, या प्रेरित चुंबकत्व, ठीक, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पीछे होता है। ऑप्शन दिया है एडी करंट, हिस्टेरेसिस, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी। तो 100 का सही आंसर क्या होगा? देखिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पीछे होता है, तो ये एक ग्राफ होता है, ठीक है, जिसको कि हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, ओके, जो कि BH कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ओके, किसके नाम से जाना जाता है? BH कर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कि आपका इस तरह से कुछ जो है ग्राफ जो है बनता है। ओके, ये आपका BH कर्व का जो है ग्राफ होता है। आया बात समझ में? तो इसमें जो है आपसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको जो है B और H कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि B और H के जो है रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे B और H को रखा जाता है और उस पर उसके बाद जो है ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस लूप भी इसको कहते हैं, या फिर हम लोग BH कर्व भी इसको कहते हैं। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टेरेसिस। चलिए 100 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 101 नंबर की ओर। जब कोर चुंबकीय रूप से संतृप्त होती है तब चुंबकीय फील्ड स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे, ठीक है। जब कोर चुंबकीय रूप से संतृप्त होती है तब चुंबकीय फील्ड स्ट्रेंथ H क्या होगा? ओके, तो आपसे पूछा गया है H के बारे में पूछा गया है, चुंबकीय स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, क्या हो जाएगा? सभी कोई बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन B पर लगभग कोई प्रभाव नहीं होता। जो संतृप्त हो जाता है, जो सैचुरेट हो जाता है, उस केस पे जो है H का जो है, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन B पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। H के कारण जो है B पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया है, कोर जो होता है ना सैचुरेट हो जाता है। ओके, उस केस में संतृप्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, देखिए। डैश अभिकथित करता है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज की ध्रुवणता मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव का विरोध करती है, जो इंडक्शन का कारण होता है। अभी बता रहे थे विरोध वाला सब बात हम आपको बता रहे थे। करंट इधर जाना चाहता है, लेकिन जो कारण जिस कारण से वो नीचे जा रहा है उसको अपोज करेगा। किस लॉ के तहत? सभी कोई बताइए, एकदम सभी कोई बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए सभी कोई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंज लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज लॉ। मैंने आपको अच्छे से जो है क्लास में आपको समझाया हुआ है। ये आपको क्लास नंबर जो है पार्ट नंबर 3 में मिलेगा, और क्लास नंबर करीब 15 या 16 कुछ इस तरह का क्लास नंबर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। थंबनेल जो है उसमें आपको टॉपिक वाइज सब कुछ लिख भी दिया हूँ कि कौन कौन सा किस क्लास में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करा गया है। आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा क्या क्या चीज़ों को मैं कवर किया हूँ इस आज के वीडियो में, या फिर कल वाले वीडियो, या उसके पहले वाले वीडियो में। तो आप लोग सब कुछ उस देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। आपको कुछ टॉपिक में यदि डाउट है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ चेक कीजिए कि क्या ये टॉपिक इस वीडियो में है। यदि है तो फिर आप वीडियो को खोल करके उस जगह में देख लीजिए कि क्या इसको क्या कहा जाता है, किस तरह से इसको मतलब लेंज लॉ है। लेंज लॉ आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, ऐसे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी
यदि और उसको आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहा हूँ, अब इसमें मैं आधा घंटा नहीं बक सकता हूँ लेंज लॉ क्या है, ठीक है। बेसिक आपको बस छोटा मोटा इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ और बाकी थोड़ा बहुत। अब लेंज लॉ को वाकई में जानना है आपको, तो क्या कीजिए, आप जो है थंबनेल देखिए मेरा प्रीवियस वीडियो का, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो है बतौर टॉपिक वाइज जो है थंबनेल भी बना हुआ है। साथ ही साथ उस थंबनेल के यदि आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा टॉपिक लिख दिया हूँ, पूरा टॉपिक जो यदि आपको लेंज लॉ उस वाले डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो फिर आप उस वीडियो को प्ले करके आगे देखिए, जहाँ भी आपको लेंज लॉ का टॉपिक मिलता है उसको आप समझ लीजिए, ख़त्म काम, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको हो गया। अब फैराडे के नियम, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ जो है क्या होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा बता दूं इसके बारे में। फैराडे, मान लिया जाए एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कंडक्टर कट किया उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होगा, वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें आ जाता है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि आप एक वायर लगा करके यदि आप किसी आप सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, उसमें करंट प्रवाहित होने लगेगी। आया बात समझ? चलिए, सेकेंड लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ कितना, जितना ज़्यादा कटेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, ये चीज़ बताता है। कूलम्स लॉ, ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। डैश सामग्रियों में मुक्त स्थान से थोड़ी कम पारगम्यता होती है, ठीक है। रिलेक्टिविटी जो है आपका, सॉरी परमिएबिलिटी जो आपका होता है, मुक्त स्थान से थोड़ी कम पूछा गया है, किस केस में होता है? मुक्त स्थान से, फ्री स्पेस से थोड़ा सा कम होता है, किस केस में होता है? मैं बताया ना कि जो फ्री स्पेस का जो परमिएबिलिटी होता है, याद रखिएगा हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है, ओके। अब इससे यदि कम चले गए, ठीक ना, इससे यदि आप कम चले गए, मतलब एक बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, हाँ या ना? इसका तो आंसर हो जाएगा बी। अब इससे थोड़ा सा यदि आगे आप बढ़ गए, इससे आप थोड़ा सा यदि आगे बढ़ गए तो हो गया पैरामैग्नेटिज्म, और इससे आप बहुत आगे बढ़ गए, 1000 तक आप बढ़ गए, तो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। आया समझ में? तो 103 हो गया। इसका सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 103 का बी। 104 बताइए। मैग्नेटिक मटेरियल की विशेषता होती है जो इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का विरोध करती है, ठीक है। बोला गया है कि डैश मैग्नेटिक मटेरियल की विशेषता होती है जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का विरोध करती है। अब बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको रोकता है, जिस तरह से करंट को फ्लो होने से रेजिस्टेंस रोकता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। भाई रुक जा। वो क्या होता है, उस सब्सटेंस का जो पदार्थ है उसका ही एक गुण होता है, ओके, वो गुण ही होता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बताइए। कल वाले क्लास में सारा टॉपिक बाय टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट टर्म समझाया हूँ, उसमें भी ये चीज़ जिक्र किया था और आज भी किया हूँ। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 104 का रिलक्टेंस, ओके। क्या कहते हैं इसको? रिलक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105। फ्लक्स डेंसिटी का मापन डैश से किया जाता है। अब फ्लक्स डेंसिटी का मापन किससे कीजिएगा आप? सभी को आंसर बताइए इसका। अभी पूरा लंबा चौड़ा ज्ञान दिए थे, एक थोड़ा बाहरी नॉलेज भी आप लोग के दिए थे फ्लक्स डेंसिटी के पे। तो फ्लक्स डेंसिटी का क्या हो जाएगा सही आंसर? बोलिए आप लोग बताइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका टेस्ला। आया समझ में? अच्छा, वेबर किसकी इकाई है? वेबर बताइए, वेबर किसकी इकाई है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई आपका हो जाएगा वेबर। एम्पियर टर्न किसका इकाई था? एम्पियर टर्न अभी बताए थे, किसका था? एमएमएफ का, एमएमएफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 106 पे। 106 कहता है अस्थायी चुंबक निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने होते हैं? अस्थायी चुंबक के बारे में पूछा गया है। सभी को बताइए, अस्थायी चुंबक जो है निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने होते हैं?
मुलायम आयरन, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अस्थायी चुंबक आपका किससे बना होता है, सभी को बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे होगा, लौह चुंबकीय से बने होते हैं। ओके, किसका बना होता है अस्थायी चुंबक, लौह चुंबकीय वाले मटेरियल से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक, मतलब परमानेंट मैग्नेट्स लौह चुंबकीय से बनाए जाते हैं। बेसिकली उसमें जो है ना, आपका जो परमानेंट मैग्नेट्स होता है वो स्टील, इस्पात का यूज किया जाता है, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि अस्थायी होता है, टेम्प्रोरी होता है, उसमें मृदु लोहा का यूज किया जाता है। ओके, किसका यूज किया जाता है, मृदु लोहा का। 107 बायो-सवार्ट का नियम डैश का एक साधारण संशोधन है। अब बायो-सवार्ट नियम जो लॉ था, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, BIL sin थीटा, बायो-सवार्ट से ही दिया जाता है, BIL sin थीटा। ओके, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, I होता है करंट, L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, साइन थीटा, ठीक है, थीटा क्या होता है आपका, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। डैश का एक साधारण संशोधन है, किसका साधारण संशोधन है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर का नियम का। ओके, किसका हो जाएगा, एम्पियर के नियम का। वैसे फॉर्मूला में भी इसका आई आता है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 108 आइए देखते हैं। एक मैक्सवेल डैश के बराबर होता है, एक मैक्सवेल डैश के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है एक मैक्सवेल, 10⁻⁻8 वेबर, 10⁻8 वेबर, 10⁻4 वेबर, 10⁻⁴ वेबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻8 वेबर, 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा, वेबर, ऑप्शन नंबर ए। इसका वाला ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का। तो 109 नंबर का आता है, देखिए, उत्प्रेरित ईएमएफ की दिशा, सॉरी यहाँ कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, उत्प्रेरित है, सॉरी, ठीक। तो उत्प्रेरित ईएमएफ की दिशा को डैश से प्राप्त किया जा सकता है, उत्प्रेरित ईएमएफ की दिशा को किससे प्राप्त किया जा सकता है, वो पूछा गया है आपसे। लेंज के नियम, ओके, उसके बाद फिर किरचॉफ्स का नियम, फ्लेमिंग्स के दाएं हैंड का जो रूल है उससे, या फिर लेफ्टलेस का नियम, लेफ्टलेस का नियम। चारों ऑप्शन दिया हुआ। अब सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरित ईएमएफ। अब ईएमएफ जो है किस में फाइंड आउट हम लोग करते हैं, उत्प्रेरित ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ का दिशा पूछा गया है आपसे, डायरेक्शन पूछा गया। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आया ही था, जिसमें कि लेंज लॉ में मैं बता रहा था कि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा, ई हमारा फॉर्मूला में ही होता है E बराबर -NdΦ/dt होता है। तो E क्या है यहाँ पे, उत्प्रेरित ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ को कहते हैं। तो इसका दिशा जो है, इसका दिशा कौन बताता है, यही ऑप्शन नंबर सी, लेंज का नियम बताता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 109 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, और इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, जब कॉइल चुंबकीय फ्लक्स के समकोण पर गति करती है, प्रेरित ईएमएफ होगी, कितनी होगी। ओके, समकोण पर गति करती है, कोई कॉइल है या आप कंडक्टर है, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो यदि 90 डिग्री एंगल पे है, गति कर रहा है, ओके, तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा, दोलन करने वाली होगी, तो क्या हो जाएगी। देखिए 90 डिग्री जब होगा तो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि साइन थीटा वाला टर्म इसमें आता है, ठीक है, साइन थीटा, साइन जो है यहाँ क्या है 90 डिग्री, ठीक ना, तो साइन 90 क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन 90 क्या होगा, 1 होता है। 1 क्या होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। यही 0 रहता तो क्या हो जाता, यदि बोलता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री पे है, इस वजह से क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
ऐसे भी 90 डिग्री पे होने पे क्या होगा, मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं इधर जा रहा है, ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और कंडक्टर हम ऐसे खड़ा कर दिए, एकदम सीधो सीध खड़ा कर दिए, क्या होगा, इसको कट करते हुए जाएगा कि नहीं, जब इसको कट करेगा बढ़िया से पूरा एकदम कट करेगा तो क्या होगा, पूरा एकदम जो है पूरा इस कंडक्टर्स में जो है अच्छे से फील्ड जो है फ्लक्स कटिंग होगा, इस वजह से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज़्यादा बनेगा। लेकिन मान लीजिए हम जो है प्लेट, मान लीजिए जो हम प्लेट लिए थे, फील्ड तो इधर इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे दाएं हैंड से बाएं हैंड की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, और हम क्या किए कि जो मेरा प्लेट था हम उसको ऐसे ऐसे लगा दिए। अब क्या होगा, प्लेट में बताइए कितना फ्लक्स कट करेगा, बस 2-4 फ्लक्स जो इसके सीधा में जो आएगा वही ना कट कर पाएगा, ऊपर नीचे से तो ढेर सारा निकल जाएगा। लेकिन यही ऐसे यदि रहेगा, मतलब 90 डिग्री पे यदि है, ये क्या है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन यही ऐसे कर देते, दोनों का बीच का एंगल कितना, 0 हो गया, तो 0 में क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस केस में 0 आएगा वैल्यू। उस तरह से एंगल धीरे धीरे बढ़ाइएगा, 0 ऐसे अभी है क्या है 0 डिग्री पे है, तो मिनिमम फ्लक्स 0 फ्लक्स, वो जैसे जैसे उठते जाएगा धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे मान जो है थीटा का वैल्यू 1 की ओर बढ़ता जाएगा, तो 1 जब होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 111 111 क्वेश्चन है, 0 डिग्री कोण पर प्रेरित ईएमएफ का परिमाण, ठीक है, परिमाण जो है E BLV साइन थीटा सूत्र के द्वारा दिया जाता है 0 डिग्री कोण पर। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रेरित वोल्टेज, लूप घर्षण का वेग, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान, चुंबकीय रेखाओं के द्वारा कटिंग बल का वेग। 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लूप घूर्णन के का वेग। ओके, किसके द्वारा दिया जाता है, तो लूप घूर्णन का वेग हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। इसका जो है आपका ऑप्शन का क्या आंसर था, डी था। चलिए 112 देखिए, 112 कहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस के लिए, थोड़ा जूम करने दीजिए, यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं रहा। हाँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस के लिए मैग्नेटिक सर्किट में समान शब्द क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कंडक्टेंस है, तो मैग्नेटिक सर्किट में उसी चीज़ को क्या कहा जाता है। अभी जो है क्लास में एक क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में इन चीज़ों को हम डिस्कस भी कर रहा था, जिसको फ्लक्स को करंट कहते हैं। फिर आपका जो रिएक्टेंस होता है, ठीक है, रिएक्टेंस उसको हम लोग रेजिस्टिविटी से ये कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कंडक्टेंस को मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या कहा जाता है, मैं बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परमियंस कहा क्या जाता है, परमियंस कहा जाता है। आया समझ में, परमियंस। चलिए अब देखिए, ये सब जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैं अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इसको फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है ससेप्टेंस की इकाई पूछी गई है, ससेप्टेंस की इकाई। तो बताइए सब ससेप्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी। सभी को आंसर कीजिए इसका। देखिए सभी को बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ससेप्टेंस की इकाई। देखिए मैं आपको इसका एक एक करके बता देता हूँ। देखिए ये फैरेड जो होता है, ओके, फैरेड आपका कैपेसिटर की इकाई होती है, ठीक है, कैपेसिटेंस की इकाई होती है। हेनरी जो होता है वो इंडक्टेंस की होती है, किसकी होती है, इंडक्टेंस की। ओम जो होता है ये आपका किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है, ओके, रेजिस्टेंस। और ससेप्टेंस जो होता है वो किसका होता है, मो का, MHO। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। आया समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। बाहरी बल की चुंबकीय रेखाएं डैश से गुजरती हैं। बाहरी बल की चुंबकीय रेखाएं क्या चीज़ से गुजरती हैं, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका जितना ही क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है,
ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पूछा नहीं गया, सभी क्वेश्चन आपको हर बार लगभग सभी कंपटीशन और सभी चीज़ों में मिल ही जाएगा आपको। तो ये बताइए, चुंबकीय रेखाएं डैश से गुजरती हैं, बाहरी बल की रेखाएं, क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। देखिए मैं आप लोग को इसमें थोड़ा और बता दूं, ये मेरा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट मैंने ले लिया, ठीक है, क्षण चुंबक मैंने ले लिया। अब हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, चुंबकीय रेखा जो होती है, वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में जाकर ख़त्म होगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ से शुरू होगा और जाकर डायरेक्शन साउथ में ख़त्म होगा, मतलब उत्तर से शुरू होगा दक्षिण में शुरू होगा, ख़त्म होगा, ठीक है। और कोई भी जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को, ये इसके साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कटेगा नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये इसका प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इधर से भी ऐसे चलेगा, इधर से भी ऐसे चलेगा, लेकिन कटिंग एक दूसरे को नहीं करेगा, ओके। और यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि मैग्नेट के अंदर बताइए, तो आप बोलिएगा मैग्नेट के अंदर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है ट्रैवल करता है, क्या, आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। तो आपको घुमा के पूछ देगा कि मैग्नेट के अंदर में जो है चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं। आप लोग तो ध्यान रहेगा आप लोग को कि भैया उत्तर से दक्षिण खोजो, कहाँ ऑप्शन में, फटाफट मार दीजिएगा, एकदम हो जाएगा गलत, ठीक। लेकिन यदि आप ध्यान से क्लासेस को करे रहिएगा, आप ध्यान से चीज़ों को समझे रहिएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा कि हाँ भाई मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है, उस केस में आप क्या मारिएगा, दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर बी पे टिप्पा लगा के आइएगा, और नहीं तो क्या मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 114 नंबर के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन मैं आपको दूसरा चीज़ समझा दिया इसमें, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और ऑप्शंस जो होता है ना, ऑप्शन एक क्वेश्चन पे, जैसे ये क्वेश्चन मैं बताया, अब इस पे 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 115 पे, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है, चुंबकीय वस्तु में चुंबकीय बल हटाने के लिए जो चुंबकत्व शेष रहता है उसे डैश कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय वस्तु में कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, उसमें यदि चुंबकीय बल हटाना है, आपको मैग्नेटिक फोर्स यदि हटाना है, ठीक है, लेकिन हटाने के बाद भी कुछ चुंबकत्व, कुछ मैग्नेटिज्म उसमें शेष रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वो पूछा गया 115। देखिए उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, ओके। तो क्या होता है उसका हिंदी होता है अवशिष्ट चुंबकत्व के घनात्मक, ओके। तो क्या हो जाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, हटाने के बाद भी जो है कुछ वैल्यू बच जाता है मैग्नेट का, जो जिसकी वजह से वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवशिष्ट चुंबक तो कहते हैं, या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए हम लोग जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी बच्चे, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी लाइव में देख रहे हैं, या फिर बाद में जो भी देखेंगे इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ कि वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करें, और सही आंसर इसका जो है आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत छानबीन कीजिए, थोड़ा बहुत खोजबीन कीजिए, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। वैसे भी ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो चुंबकीय ध्रुव के बीच लगने वाला बल डैश होता है। ऑप्शन दिया है दूरी के समानुपाती दिया है, दूरी के व्यत को समानुपाती दिया है, दूरी के वर्ग के समानुपाती दिया है, दूरी के वर्ग के व्यता समानुपाती दिया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। ये जो है क्वेश्चन 116 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्लास जैसे ओवर हो जाएगा उसके बाद जो है लास्ट में आप लोग जैसे क्लास एंड होता है तो वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन दिखाता है, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग आंसर बताइए इसका, ठीक है। और जाते जाते सभी लाइक ज़रूर करते जाइएगा यदि आप लोग को क्लासेस ढंग से समझ में आया है, क्योंकि आज जो है लगभग 40 क्वेश्चन मैंने लिया है, और 40 क्वेश्चन जो है बेहद ही आप लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको। बहुत ही मतलब कि बेसिक सब क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको एकदम
लगभग हर कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो होप गाइज कि आप लोगों ने जो आज का क्लास, जो आज का जो सेशन रहा है, उससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को समझा होगा। पहले के जो क्लासेस आप लोगों ने किए थे, वो क्लासेस भी आप लोग को जो है एक तरह से रिवीजन के तौर पे आप लोग को लगा होगा। इसमें मैंने इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया था इस क्लास का, जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन इस तरह से किया था कि आप लोग को सभी चीज़ें जो है जितने पढ़े हैं सभी कुछ आपका कवर अप हो जाए, और लगभग सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने का कोशिश किया है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन यदि रहता है तो वो आपको जो है पहले के जो 80 क्वेश्चन हैं पहले के पार्ट्स में उसमें मिलेंगे, और उसके बाद भी कुछ रहता है तो फिर क्वेश्चन का तो अंत नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इस तरह से अपना जो हम लोग का जो चलते जा रहा है वीडियो सीरीज़ में, हम लोग बहुत कुछ कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को, और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। तो चलिए गाइज़, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज का सेशन जो है क्लास अटेंड किया इसके लिए, और फिर हम लोग जो है मिलेंगे फिर एक नए जोश के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग जो है खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से दिल लगाइए, पढ़ाई में बिल्कुल पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि देखिए सिर्फ बोलना ही नहीं होता है कि पढ़िए तो पढ़ लीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आप कुछ एक अच्छा समाज में कुछ प्रेस्टिजियस इंसान बनना चाहते हैं, या फिर कुछ आप एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है एक जॉब कम से कम एटलीस्ट लेना पड़ेगा। तो उन चीज़ों के लिए, कंपटीशन पॉइंट के लिए यदि आप लोग जो है थोड़ा बहुत भी यदि ये हैं, तो आप इन चीज़ों को समझते रहिए, करते रहिए, धीरे धीरे कुछ करके रोज़ आदमी सीखता है, ये बात तो आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो होप कि चलिए आप लोग ने कुछ सीखा होगा आज की क्लास से। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल इसी समय, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।